जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारतीय सेना के लिए QRSAM की 3 रेजिमेंट्स आफ्टर बर्नर के साथ तेजी से कंडक्ट किए जाएंगे कावेरी इंजन के फ्लाइट ट्रायल्स। अगर पाकिस्तान ने दोबारा से भारत को उकसाया तो भारत पाकिस्तान के अंदर करेगा डीप स्ट्राइक। HAL का कैट्स वॉरियर UCAV इस वर्ष के अंत तक पहली उड़ान के लिए तैयार। और ग्रीस को चाहिए ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना का कॉम्बैट डेटा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रक्षा मंत्रालय भारतीय सेना के लिए स्वदेशी तौर पर विकसित किए गए क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि QRSAM सिस्टम्स की 3 रेजिमेंट्स के खरीद प्रस्ताव को जल्द ही क्लियरेंस दे सकती है और इस प्रस्ताव की कीमत होगी 30,000 करोड़ रुपीस। और ये जो QRSAM सिस्टम्स हैं ये भारत के मौजूदा मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क का महत्वपूर्ण हिस्सा बनेंगे। और जबकि एक्चुअल में आर्मी की जो एयर डिफेंस यूनिट्स हैं उनको QRSAM के टोटल 11 रेजिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो QRSAM सिस्टम है वो 25 से 30 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के हेलीकॉप्टर्स, फाइटर जेट्स और ड्रोन्स तो इस तरह के एरियल थ्रेट्स को इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। इसमें इस्तेमाल किए गए जो अधिकतर सिस्टम्स है वो पूरी तरह से स्वदेशी तौर पर ही बनाए गए हैं। इसे दिन और रात किसी भी तरह की स्थिति में ऑपरेट करने के हिसाब से बनाया गया है और ये मॉडर्न एरियल थ्रेट्स के खिलाफ हाईली इफेक्टिव है। और ये सिस्टम मल्टीपल टारगेट्स को एक साथ इंगेज करने की एबिलिटी भी रखता है। और भारत का जो मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है तो उसमें जो QRSAM सिस्टम है वो IGLA-S जैसे वेरी शॉर्ट रेंज सिस्टम्स और मीडियम टू लॉन्ग रेंज सिस्टम्स तो इनके बीच के गैप को फिल करता है। और QRSAM की एक और खास बात है इसकी मोबिलिटी और तेजी से रिस्पॉन्ड करने की इसकी एबिलिटी, और जिस वजह से फ्रंट लाइन एयर डिफेंस के लिए आर्मी के लिए एक गो टू सिस्टम की तरह है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग अपडेट है जिसमें JPPost.com की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया है कि भारतीय वायुसेना को मिलने वाले तेजस फाइटर्स के एडवांस वेरिएंट यानी कि तेजस मार्क 1A में इसराइल की कई सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज भी देखने को मिलेंगी, जैसे कि एडवांस AESA टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट हेलमेट माउंटेड साइट और रडार गाइडेड डर्बी मिसाइल्स। और जबकि इजरायली फर्म इस एयरक्राफ्ट के लिए एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स भी सप्लाई कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक DRDO लैब GTRE को न्यूली डिजाइंड आफ्टर बर्नर के साथ ड्राई कावेरी इंजन को क्रूशियल फ्लाइट वैलिडेशन के लिए तेजस के प्रोटोटाइप में इंटीग्रेट करने के लिए क्लियरेंस मिल चुका है। और आफ्टर बर्नर के साथ जो कावेरी इंजन का ड्राई वेरिएंट है वो 80 किलो न्यूटन तक के थ्रस्ट को जनरेट करेगा। और इसके साथ भारत का प्रमुख उद्देश्य है जेट इंजन के मामले में भारत की खुद की स्वदेशी कैपेबिलिटीज़ को सही तरीके से डेवलप करना। और आफ्टर बर्नर के साथ इस कावेरी इंजन के फ्लाइट ट्रायल्स के लिए तेजस के पुराने लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन वाले मॉडल का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट में अनसर्टिफाइड इंजन को टेस्ट करने के मामले में एयरफोर्स ने कुछ सेफ्टी कंसर्न्स उठाए थे और ये सजेस्ट किया था कि इस इंजन को या तो ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट में टेस्ट किया जाए या फिर किसी अनमैन्ड प्लेटफॉर्म में। लेकिन GTRE तेजस एयरक्राफ्ट को ही टेस्ट बेड की तरह आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। इसके अलावा एक और अपडेट है कि 21 जून को बे ऑफ बंगाल में संभावित मिसाइल टेस्ट के लिए भारत ने नोटेम जारी किया है जो कि 170 किलोमीटर तक के एरिया के लिए है। बाकी आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना, तो जैसे कि 3 दिन पहले हमने अपने इस चैनल पर एक ग्लोबल इनिशिएटिव को शुरू करने की अनाउंसमेंट करी थी और जो डिफेंस को गंभीरता से फॉलो करते हैं और किसी भी तरह से उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत के लिए हमने एक अर्ली एक्सेस फॉर्म भी निकाला था। और इस इनिशिएटिव के माध्यम से हम एक ग्लोबल नेटवर्क पर वर्क कर रहे हैं। बाकी जो अर्ली एक्सेस ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर पाए और फिर भी कोर टीम का पार्ट बनना चाहते हैं या किसी भी तरह से इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो उनके लिए आज हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक PDF का लिंक दे रखा है जिसमें उन सभी रोल्स की जानकारी है जो कि आपने उस गूगल फॉर्म में फिल करी थी। और जो नहीं फिल कर पाए थे तो वो भी इसके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी हाल ही में पॉलिटिको के साथ एक खास इंटरव्यू में भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का कहना था कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कि आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी के साधन के रूप में इस्तेमाल करने में बहुत ही डूबा हुआ है और यही पूरा मुद्दा है। और इसी के साथ उन्होंने इस बात को लेकर वार्न भी किया कि अगर पाकिस्तान द्वारा आतंकी हमलों से भारत को उकसाया गया तो भारत पाकिस्तान में कहीं भी स्ट्राइक करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 10 मई को अगर भारत और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई रुक गई थी तो उसका केवल और केवल एक ही कारण है और वो ये कि 10 मई की सुबह हमने पाकिस्तान के मेन एयरफील्ड्स को टारगेट करके उनको डिसेबल कर दिया था और जिसकी इमेजेस आपको गूगल पर भी अब मिल जाएंगी। और भारतीय विदेश मंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि पाकिस्तान कैसे खुले तौर पर कई हजार आतंकियों को ट्रेन करने में लगा हुआ है और फिर उनको इस्तेमाल करता है वो अपने सदर्न नेबर्स के खिलाफ। और हम इसके साथ जीने वाले नहीं हैं और हमारा सीधा सा संदेश यही है कि अगर आप इस तरह की कायरतापूर्ण हरकतों को लगातार जारी रखते हैं जो कि आपने अप्रैल में पहलगाम में करी थी तो फिर उसका प्रतिशोध होगा और वो प्रतिशोध आतंकी संगठनों और आतंकी नेतृत्व के विरुद्ध होगा। और फिर हमें इसकी परवाह नहीं है कि वो कहाँ पर है। अगर वो पाकिस्तान में बहुत अंदर भी हैं तो हम पाकिस्तान में बहुत अंदर तक भी जा सकते हैं
और वैसे एक बात तो स्पष्ट है कि ऑपरेशन सिंदूर में ये बात पाकिस्तान को भी अच्छे से समझ में आ गई होगी कि भारत पाकिस्तान में कहीं भी कितना ही अंदर स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी रखता है और उसको उसके लिए बॉर्डर क्रॉस करने की जरूरत भी नहीं है। एचएएल की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस किया गया है कि 16 जून से 22 जून तक वे इंटरनेशनल पेरिस एयर शो में पार्टिसिपेट करेंगे। और जबकि एचएएल के सीएमडी डॉक्टर डीके सुनील का कहना था कि जो फ्रांस है वो हमेशा से भारत के लिए एरोस्पेस सेक्टर में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर रहा है और इस पेरिस एयर शो में हम अपनी एक्सपर्टीज को शोकेस करने के साथ साथ को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, जॉइंट प्रोडक्शन और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप में कोलैबोरेट करने की अपनी विलिंगनेस को भी शोकेस करेंगे। बाकी पेरिस एयर शो में अपने पार्टिसिपेशन को लेकर एचएएल ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक वीडियो भी शेयर करी थी और इस वीडियो में आप एचएएल के नए कैट्स वॉरियर यूसीएवी को भी बनता हुआ देख सकते हैं। बाकी एचएएल का कैट्स वॉरियर यूसीएवी जो कि एक तरह के लॉयल विंगमैन की तरह काम करेगा, तो इसके जो पहले उड़ान परीक्षण है तो वो इस वर्ष के अंत तक आयोजित करने के लिए शेड्यूल किए गए हैं। बाकी ये कैट्स वॉरियर एचएएल के कैट्स प्रोग्राम का हिस्सा है जिस पर एक डेडिकेटेड वीडियो हमने पहले बनाई थी। आप उसके माध्यम से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियली ये भी कंफर्म हुआ है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल का एक्सटेंडेड रेंज वाला वर्जन है तो उसके टेस्ट ऑलरेडी Su-30 MKI फाइटर जेट से सफलतापूर्वक कंडक्ट कर लिए गए। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में जानकारी शेयर करते हुए ये भी बताया गया कि कैसे पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर भारत ने प्रिसाइज स्ट्राइक्स करी थी जिसमें 100 से अधिक आतंकी ढेर किए गए। इस ऑपरेशन के माध्यम से भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने एक न्यूक्लियर स्टेट के 11 एयर बेसिस पर हमला किया और इसमें पाकिस्तानी एयरफोर्स की करीब 20% रिसोर्सेज को नष्ट कर दिया गया था। और एक ही रात में भारत ने कुछ महत्वपूर्ण आतंकी टारगेट्स जैसे कि यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ और मुदस्सिर अहमद, तो इनको भी सफलतापूर्वक ढेर किया। पाकिस्तान ने फिस्कल ईयर 2025-26 के लिए अपने फेडरल बजट को अनाउंस किया है जिसमें पाकिस्तान की ओवरऑल स्पेंडिंग में तो 7% तक की गिरावट देखी गई है, लेकिन पाकिस्तान का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है उसमें 20% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। हालांकि ये भारत की तुलना में अभी भी लगभग 9 गुना कम ही है और इस बात में कोई डाउट नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से इस बार एक्सपोज किया है। पर पाकिस्तान में एक बात तो अच्छी है कि डिफेंस बजट बढ़ने से कम पाकिस्तानी आर्मी के जो जनरल्स हैं वो अपने वेल फंडेड बंकर्स में आराम से सो तो सकेंगे। बाकी एक और इंटरेस्टिंग अपडेट है कि पाकिस्तान के क्लाइमेट मिनिस्टर की तरफ से भारत पर आरोप लगाया गया है कि भारत इंडस रिवर सिस्टम के फ्लो को डिस्टर्ब कर रहा है, जिसमें वो कभी पानी को होल्ड कर रहा है, कभी रिलीज कर रहा है और जिससे पाकिस्तान में बाढ़ भी आ रही है। और पाकिस्तानी मिनिस्टर का ये कहना है कि पाकिस्तान में जब पानी की जरूरत पड़ रही है फसल लगाने के लिए तब वो पाकिस्तान को नहीं मिल पा रहा है और भारत पाकिस्तान के क्रॉप पैटर्न्स और फूड सिक्योरिटी को डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन हम तो ये कहेंगे कि इसमें इतना रोने वाली बात है क्यों, क्योंकि ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया है तो उसके यही सब तो कारण है। इसके अलावा कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के कमाल के मिलिट्री टैक्टिक्स से प्रभावित होकर जो ग्रीस है वो भारतीय वायुसेना से कॉम्बैट इन्फॉर्मेशन चाहता है जो कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल करी थी। और उन ऑपरेशन डिटेल्स और टैक्टिक्स के बारे में जानकर जो ग्रीस एयरफोर्स है वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को भी इन्हेंस करना चाहती हैं कि कैसे भारतीय वायुसेना ने रफाल फाइटर में इस्तेमाल होने वाले स्कैल्प और हैमर वेपन्स की मदद से प्रिसाइज स्ट्राइक्स को अंजाम दिया था। और इस कॉम्बैट डेटा के माध्यम से ग्रीस अपने पायलट्स को और भी रियल वर्ल्ड इंगेजमेंट के लिए ट्रेन करना चाहती है। और आपको बता दें कि ग्रीस एयरफोर्स में रफाल फाइटर्स की 2 स्क्वाड्रंस को ऑपरेट करती है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2020 में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए नायक गुरचरण सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2002 में ऑपरेशन पराक्रम के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लेफ्टिनेंट अभय पारीक और राइफलमैन पी राय ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1999 में कारगिल में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए हवलदार करतार सिंह वीरगति को प्राप्त हुए थे। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि भारत के पास सबसे लॉन्गेस्ट रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।